यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी90 पर। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने जो मौलिक अधिकार थे उसके बारे में पढ़ा और मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है उसमें से आर्टिकल हमने 12 और 13 और 14 के बारे में पढ़ा। आज हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्टिकल 15 और 16 के विषय के बारे में पढ़ेंगे। और 15 और 16 के विषय में जो इसी के संदर्भ में दिया हुआ है आरक्षण की जो व्यवस्था दी हुई है उसके बारे में हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं आज के हमारे विषय के ऊपर। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे हम और मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा समानता का अधिकार, एक अधिकार है उसको उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार के बारे में ही दूसरा जो आर्टिकल है उसका 15 आर्टिकल 15 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं आज हम। 15 क्या कहता है? राज्य है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और किसी जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और नागरिकों को किसी सार्वजनिक जगह का प्रयोग करने से वंचित नहीं करेगा। ये बात कहता है कौन? राज्य कहता है। नहीं करेगा इसका मतलब इसका जो स्वरूप क्या है? निषेधात्मक है। इसका स्वरूप निषेधात्मक। हमने पहले पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार, अधिकांश मौलिक अधिकार है उनका स्वरूप कैसा है? निषेधात्मक है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए है कि राज्य क्या नहीं करेगा? राज्य वंचित नहीं करेगा, नहीं करने का जो निर्देश दिया गया है, इसलिए इनका स्वरूप कैसा है? निषेधात्मक है। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 15। और अब इसके अपवाद है कुछ। अब जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें कुछ अपवाद भी दिए हुए हैं, यानी कि आर्टिकल 15 के कुछ अपवाद है। जैसे कि अपवाद, इसमें महिला, बच्चे व दुर्बल वर्ग के किया जा सकता है, दुर्बल वर्ग के पक्ष में विभेद किया जा सकता है। ये इसका अपवाद है। यानी कि अपवाद क्या है इसका? अपवाद है इसका महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए व दुर्बल वर्ग के पक्ष में विभेद कर सकता है कौन? राज्य कर सकता है इसके पक्ष में। अब संसद कानून बना करके इनके पक्ष में कुछ विशेष जो अधिकार है उनके इनके पक्ष में ला सकता है। इनके पक्ष में जो सकारात्मक विभेद बोलते हैं हम इसको, वो कर सकती है कौन? सरकार कर सकती है, उस संसद कर सकती है। तो अब हम देखेंगे जो अपवाद है इन्हीं के कारण इसमें जो संसद में जो परिवर्तन हुए, संसद द्वारा किए गए परिवर्तन के बारे में देखते हैं हम। अब जो संसद द्वारा परिवर्तन किए गए थे उनको देखते हैं हम। ये तो हमारे पास था कॉन्स्टिट्यूशन का विषय, यानी कि ये तो था संविधान का विषय। अब जो पॉलिटी का हिस्सा है उसको उसके बारे में देखिए। वो संविधान संशोधन हुआ एक 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ, ये 2005 में हुआ, 2005 में। इसमें क्या किया गया? संविधान के में संशोधन करके, मौलिक अधिकारों में संशोधन करके क्या कर दिया गया? अनुच्छेद जोड़ दिया गया, एक अनुच्छेद 15 क्लोज 5, 15 क्लोज 5 जोड़ दिया गया। और 15 क्लोज 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्लोज 5 क्या कहता है? 15 क्लोज 5 ये कहता है कि शिक्षा संस्थानों में, ये कहता है शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा संस्थाओं में निजी हो या सार्वजनिक हो, निजी या सार्वजनिक हो, में दुर्बल वर्ग के लिए नामांकन में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यह कहता है जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2005 में, उसमें एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया 15 क्लोज 5। और 15 क्लोज 5 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों में दुर्बल वर्गों के लिए, जो दुर्बल वर्ग है, यानी कि जो इसका अपवाद दिया गया था आर्टिकल 15 में, जो अपवाद दिया गया था कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और दुर्बल वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, यानी कि विभेद इनके साथ सकारात्मक विभेद किया जा सकता है। और इसी सकारात्मक विभेद के कारण ही इसमें इस अपवाद का ही उपयोग करते हुए ही इसने 93 संविधान संशोधन द्वारा 2005 में एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया 15 क्लोज 5, और जिसमें कहा गया कि शिक्षा संस्थानों में दुर्बल वर्ग के लिए नामांकन में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये था 19। और इसी के संदर्भ में 2006 के अंदर एक कानून बनाया गया उच्च शिक्षा संस्थानों में, उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 ये पारित किया गया। संसद के द्वारा एक कानून पारित कर दिया गया 2006 में
उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 ये पारित कर दिया गया और इसमें बता दिया गया कि जो उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसके अंदर विशेष प्रावधान किए गए हैं शिक्षा संस्थानों में। और इसका एक अपवाद भी दिया है, आर्टिकल 15 क्लोज 5 का एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, ये इसका अपवाद है। यानी कि आर्टिकल 15 क्लोज 5 का भी एक अपवाद है, क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के इसका अपवाद होंगे। ये था हमारे पास आर्टिकल। और इसी के संदर्भ में, अब इसी के संदर्भ में केस भी आया एक अशोक ठाकरे केस आया इसी के संदर्भ में। यानी कि 2006 के नामांकन में अधिनियम 2006 शिक्षा संस्थानों में नामांकन में अधिनियम आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस के द्वारा चुनौती की और वो केस था अशोक ठाकुर केस। अशोक ठाकरे केस। और इस केस के द्वारा जो नामांकन में उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में जो आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। किसको? 2006 नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 और अनुच्छेद आर्टिकल 15 क्लोज 5 को सही ठहराया। किसने? सुप्रीम कोर्ट। अशोक ठाकुर केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। किसको? आर्टिकल 15 क्लोज 5 को, यानी कि 93वें संविधान संशोधन को किसने चुनौती दी गई? सुप्रीम कोर्ट में। और इसी सुप्रीम कोर्ट में जो अशोक ठाकुर केस था, उसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहरा दिया। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 15 था। और अब हम देखेंगे और इसी का एक हिस्सा जो आर्टिकल 15 क्लोज 6 है, वो 2019 में जोड़ा गया था। उसको हम जब आर्टिकल 16 को पढ़ेंगे अच्छे से, तो आरक्षण की व्यवस्था को पढ़ेंगे, उस समय उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे हम। हाँ तो दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे और इसी के संदर्भ में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब जो इसको पढ़ने के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो हम आरक्षण के विषय के बारे में पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं है कोई एक स्टूडेंट ही पढ़े इसको। एक जागरूक नागरिक होने के नाते इसको कोई भी पढ़ सकता है। यानी कि एक जागरूक देश का कोई भी जागरूक नागरिक है, उसको जानने की इच्छा है कि आरक्षण सही है गलत है, तो इसके बारे में वो इस वीडियो को देख सकता है, अच्छे से देख सकता है उसको, और पूरे से उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आरक्षण सही है या गलत है। तो अब हम एक एक स्टेप टू स्टेप जो संविधान में दिया है उसके बारे में, और जो संसद के द्वारा रिफॉर्म किए गए हैं, जो सुधार किए गए हैं, और संसद के द्वारा समय समय पर जो परिवर्तन होते रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो देखो दोस्तों, संविधान के अंदर जो दी हुई भाषा है वो ये है हमारे पास। अनुच्छेद 15 में क्या है? राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता होगी, और धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, उत्पत्ति व निवास स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं होगा। अब नियोजन का मतलब क्या है? राज्य के अधीन, यानी कि राज्य के अधीन जो नियोजन किए जाएंगे। नियोजन का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट। नियोजन का मतलब हुआ एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों से संबंधित जो राज्य के अधीन जो सरकारी नौकरियां की जाएंगी, यानी सरकार के द्वारा जो नौकरियां कराई जाएंगी, उसमें अवसर की समानता होगी। उसमें क्या होगी? अवसर की समानता होगी। नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियों सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी, और धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी कहीं का उत्पत्ति हो उसकी, किसी भी निवास स्थान का हो, उसके आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा, ये बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 16 के अंदर। लेकिन इसके कुछ अपवाद दिए हुए हैं। अपवाद क्या है? कि निवास स्थान को संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की विशेष शर्त बना सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? निवास स्थान को मतलब क्या हुआ? यानी कि कहीं पर भी संसद कानून बना करके किसी क्षेत्र को, कोई जगह है, उसको रोजगार पाने की कुछ शर्तें बना सकती है, उसको यानी कोई कानून बना सकती है उस क्षेत्र के लिए। कैसे? जैसे कि कोई अनुसूचित जनजाति है, मान लीजिए कहीं पर किसी जैसे कि दक्कन वाला एरिया है, वहां पर कोई अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो उस जनजाति के लिए रोजगार के लिए, उस जनजाति के लिए रोजगार के लिए उस क्षेत्र को आरक्षित किया जा सकता है, सिर्फ उस जनजाति के लिए आरक्षित होगा। तो ऐसा कुछ कानून बना सकती है कौन? संसद ऐसा कुछ कानून बना सकती है। दूसरा क्या कहता है? नागरिकों के किसी पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात कर रहा है, किसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, ये भी एक अपवाद है। तो अपवाद, दूसरे अपवाद है, यानी कि नागरिकों के बीच पिछड़े वर्ग, इसी कारण से आरक्षण की जो व्यवस्था है लागू हो पाती है, और इसी कारण से जो भारत के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, क्योंकि अपवाद दिया गया है। अनुच्छेद 16 के अंदर ये बात नहीं कही गई कि आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन जो इसके अपवाद है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि किसी पिछड़े वर्ग के, ओबीसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जो कि आज 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी वर्ग को। और वो सही है गलत है उसके बारे में देखेंगे अभी।
धार्मिक संस्थाओं से संबंधित पद पर उस धर्म के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। अब कोई मंदिर है मान लीजिए कहीं पर भी, और वहां पर भीड़ भाड़ की जो जिम्मेवारी है, यानी कि उस भीड़ को संभालने की जो जिम्मेवारी है, सिर्फ वहां की सिक्योरिटी की जो जिम्मेवारी है, वो किसकी है? उस राज्य की जिम्मेवारी है। तो राज्य की जिम्मेवारी होने के कारण तो वहां पर जो राज्य है वो क्या करेगा? उस धर्म के जो अनुयायी है उनके लिए उसके लिए पद आरक्षित कर सकता है। हिंदू धर्म के लिए हिंदू अनुयायियों को, और मुस्लिम धर्म के लिए मुस्लिम अनुयायियों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां पर एंटी जो धर्म के लोग को के लिए पद आरक्षित धर्म को वहां पर रखा जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वहां पर उस धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हीं के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। और जो चौथी जो ये है लेटेस्ट, चौथा जो फोर्थ अपवाद है वो है लेटेस्ट 2019 का, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, और इसमें एक अपवाद जोड़ दिया गया, क्या? आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये था इसके आर्टिकल 16 में। अब जो आरक्षण की जो प्रक्रिया थी, 27% आरक्षण ओबीसी को मिला, उसकी जो प्रक्रिया थी उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 1953 की बात है, 1953 के अंदर, 1953 के अंदर एक आयोग बनाया गया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, और यह आयोग बना 1953 में। जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसके अध्यक्ष थे कालेकर साहब, और इसी कारण से जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसमें क्या था? कालेकर आयोग इसके अध्यक्ष थे, और इसी कारण से इसको कालेकर आयोग भी कहा जाता है। कालेकर आयोग भी कहा जाता है। सो 1979 1979 के अंदर एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है, यानी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है, और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। अध्यक्ष थे बीपी मंडल, और इसी कारण से इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है। बीपी मंडल थे इसके अध्यक्ष, और इसी कारण से इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है। इसी कारण से इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है। और इसने भी अपनी जो रिपोर्ट थी वो आरक्षण का आधार माना जाति को। इसने भी अपनी रिपोर्ट में आरक्षण का आधार जाति को माना, और इसने क्या किया? जातियों की एक सूची दी, 3743 जातियों की एक सूची दी इसने, और इसी 3743 जातियों की सूची दी, और जिसके कारण ही एक अनुच्छेद जोड़ा गया 16 क्लोज 4, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें इसका नाम दिया गया, इन्हीं जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ये नाम दिया गया। तो 3743 जातियों की सूची दी इन्होंने, और इसी 3743 जातियों की सूची के कारण ही इसको अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग दिया, और जिसको संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के अंदर जोड़ा गया। अब हम देखिए कि उसके बाद 1979 के बाद 1990 यानी कि 1990 के अंदर, इसी के साथ 1990 में भारत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह, 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर, मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया। तो ओबीसी को 27% आरक्षण का कब मिला? 1990 में, वीपी सिंह की सरकार के समय। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे 1990 में, और जो मंडल आयोग है उसी की आधार पर, उसी की रिपोर्ट के आधार पर उसने क्या किया? ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया। और फिर उसके बाद 1991 में 1991 में कांग्रेस की सरकार बनती है, और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने, पीएम बने कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये बनते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी को 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। तो
इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी को, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। तो इस समय 1991 के समय 1991 में जो आरक्षण का जो प्रावधान था वो क्या था, आरक्षण की जो व्यवस्था थी क्या थी, यानी कि एससी को आरक्षण था 15%, एसटी को आरक्षण था 7.5%, और ओबीसी को आरक्षण मिला कितना 27%, और ईबीसी को आरक्षण मिला 10%। टोटल आरक्षण हो गया था 59.5, 59.5। तो 59 उस समय यानी कि 1991 तक जो आरक्षण की जो व्यवस्था था 59.5। तो इसी आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को ही, इस आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को क्या किया गया, इंदिरा साहनी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, इंदिरा साहनी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को इंदिरा साहनी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो अब हम देखेंगे कि इंदिरा साहनी केस के द्वारा, और इंदिरा साहनी केस के द्वारा ही क्या होता है, इंदिरा साहनी केस के द्वारा जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका उसकी रूपरेखा तैयार होती है, यानी कि दिशा मिलती है आरक्षण को, और ओबीसी को 27% आरक्षण है उसको मान्यता प्राप्त होती है। तो इंदिरा साहनी केस को हम देखते हैं। तो 1991 के बाद की जो उस 1991 तक की जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंदिरा साहनी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वो ये थे, यानी कि पहला जो निर्णय था वो क्या था, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित जो समानता का अधिकार है उसके विरोधी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ना वो जो संविधान के अंदर दी हुई है समानता की जो अवसर की समानता दी हुई है उसके विरोधी नहीं है, ये जो आरक्षण की व्यवस्था उसके विरोधी नहीं है। पहली बात तो ये कही। दूसरा उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरी बात कही कि आरक्षण को जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, यानी कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर जो है ना वो आर्थिक पिछड़ापन नहीं है बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। इस कारण से आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है, यानी कि इसलिए कहा क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन नहीं है बल्कि क्या है, सामाजिक पिछड़ापन है। भारत में सामाजिक पिछड़ापन अधिक है बल्कि आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, इसलिए जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात कही उन्होंने कि पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को समझना, यानी कि पिछड़ी जातियों की साधन संपन्न हिस्से का मतलब क्या हुआ, इसमें कहा क्रीमी लेयर के बारे में, क्रीमी लेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के द्वारा क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, ये बीपी मंडल में नहीं था, यानी कि मंडल आयोग था, बीपी मंडल के द्वारा ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं दिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसेप्ट दिया कि जो साधन संपन्न हिस्से ओबीसी में, यानी कि ओबीसी के अंदर सिर्फ ओबीसी में एक होता है क्रीमी लेयर, और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे उन्हीं को ओबीसी आरक्षण के अंदर, ओबीसी के द्वारा ओबीसी आरक्षण में उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, बल्कि जो क्रीमी लेयर आएंगे, इसमें जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात कही किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। जो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। अब जो आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है, इंदिरा साहनी केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% हो सकती है। केवल असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। तो केवल असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है, जो कि 1991 तक 59.5 हो चुकी थी। 1991 में ईबीसी को, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को 1991 में 10% आरक्षण देने के कारण 1991 में 59.5 आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो हो चुकी थी। इसलिए 1992 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ईबीसी जो आरक्षण था, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण था 10% आरक्षण को समाप्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। अगली जो बात कही इन्होंने वो कही पदोन्नति में, यानी कि प्रमोशन के अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, ये बात कही। जो छठी बात कही इन्होंने, जो आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्वालोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनर्वालोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जैसे कि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया, या फिर कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश दिया गया, या फिर न्यायपालिका के द्वारा कोई निर्णय दिया गया, उसको बदला जा सकता है। ये होता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि संसद के कानून को बदला जा सकता है। जो न्यायालय के जो निर्णय है उनको न्यायालय जो अपने निर्णय है उनको बदल सकती है, वो होता है जुडिशियल रिव्यू। कार्यपालिका के आदेश को बदल सकती है, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। आरक्षण की व्यवस्था के अंदर जो डिसीजन दिए जाते हैं, जो निर्णय लिए गए हैं संसद के द्वारा, जो कानून बनाए गए हैं, उनको बदला जा सकता है, तो न्यायिक पुनर्वालोकन किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी केस में कही गई, और इसी के आधार पर
इस प्रकार से इंदिरा साहनी केस के बाद भारत में आरक्षण की व्यवस्था को ठोस रूप मिल गया। भारत में आरक्षण की व्यवस्था को ठोस रूप मिल गया और आरक्षण को मान्यता मिल गई। इसी के आधार पर ठोस रूप मिल गया, यानी कि इस इंदिरा साहनी केस के द्वारा ही, इंदिरा साहनी केस के बाद से भारत में आरक्षण की व्यवस्था को ठोस रूप मिल गया और भारत में आरक्षण को मान्यता मिल गई, जिसका आधार जाति को बनाया गया, जिसका आधार जाति को। लेकिन आगे चलकर संसद ने संविधान संशोधनों के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। जो आरक्षण की व्यवस्था के अंदर जो बदलाव किए उनके बारे में अब देखेंगे हम, यानी कि संसद के द्वारा, यानी कि संविधान संशोधन करके और आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किए गए, वो कौन कौन से बदलाव थे उनको हम स्टेप टू स्टेप अब देखते हैं। सबसे पहले 1995 में 77वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में किया गया। इंदिरा साहनी केस के बाद जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बदलाव किया गया, क्या, एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 77वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A ये जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A में कहा क्या कि SC ST के लिए, SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा। SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा, प्रमोशन में आरक्षण लागू होगा। ये बात कही किसने, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद में किया गया और इसमें आर्टिकल जोड़ दिया गया संविधान के अंदर और उसमें ये बात कही। इसके बाद अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया वो 81वां 41th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या 2000 में, सन 2000। इसमें एक आर्टिकल जोड़ दिया, कौन सा, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4B ये जोड़ दिया। और इसके द्वारा क्या कहा गया, बैकलॉग की व्यवस्था दी गई, यानी कि बैकलॉग के बारे में बताया गया। बैकलॉग इंग्लिश में बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। बैकलॉग की व्यवस्था दी गई और कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड, बैकलॉग क्या होता है इसके बारे में लिखिए। बैकलॉग का मतलब हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल से समझना इसको अच्छे से। बैकलॉग यानी कि 16 क्लॉज 4B के अंदर क्या है बैकलॉग, यानी कि 16 क्लॉज 4B के अंदर क्या है उसके बारे में देखें। तो बैकलॉग की व्यवस्था क्या है, यानी कि 2021 में मान लीजिए 2021 में 2021 में मान लीजिए किसी सेवा के अंदर, राज्य के अधीन नियोजन में किसी सेवा के अंदर 100 नियुक्तियां निकली। कितनी, 100 नियुक्तियां निकली। 100 नियुक्तियों में मान लीजिए 27% आरक्षण के तौर पर के क्या था, 27% आरक्षण के आधार पर 27 सीटें क्या किसकी थी, ओबीसी की, ओबीसी की थी। लेकिन उस समय क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, 2021 में इसकी जगह 27 की जगह मात्र 20 सीटें यानी कि 20 नियुक्तियां की गई, लेकिन 7 नियुक्तियां रिक्त रह गई। 20 नियुक्तियां हो पाई लेकिन 7 नियुक्तियां रिक्त रह गई। तो फिर क्या, उसके बाद क्या हुआ, 2022 में मान लीजिए 2022 में फिर से इसी सेवा में फिर से मान लीजिए 100 नियुक्तियां निकाली गई, 100 नियुक्तियां निकाली गई और इसमें 27% किसके लिए, ओबीसी के लिए। 27% ओबीसी के लिए था, तो 27% ओबीसी के लिए था। लेकिन जो पिछली बार 27% था उसमें कितनी भरी गई, मात्र 20 नियुक्तियां की गई, लेकिन 7 नियुक्तियां शेष थी, 7 नियुक्तियां शेष थी। तो 7 नियुक्तियां क्या हो गई, कैरी फॉरवर्ड हो गई है, अगले के लिए टाल दी गई, तो अगले समय के लिए टाल दी गई। तो ये इसमें ऐड हो जाएंगी, यानी कि 27 और 7 कितनी हो जाएंगी, 34। तो इस समय जो भरी जाएंगी वो सीटें कितनी होंगी, इस समय जो नियुक्तियां की जाएंगी वो कितनी होंगी, अभी किसी में 34 होंगी, 34 होंगी, 34 नियुक्तियां की जाएंगी 2022 में। तो इसका ये होता है कैरी फॉरवर्ड, और ये कंसेप्ट दिया गया है किसमें, 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 16 क्लॉज 4B के अंदर ये दिया गया है। तो ये था हमारे पास, और इसको इन दोनों संविधान संशोधनों को, यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A और आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई। और उसमें पहला केस था एम नागराजन। तो एम नागराजन केस में इन दोनों को सही ठहरा दिया, यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A और आर्टिकल 16 क्लॉज 4B इन दोनों को सही ठहरा दिया एम नागराजन केस में, नेल्सन केस। और ये केस आया 2018 में, 2018 में। जर्नैल सिंह केस में क्या कहा गया, जर्नैल सिंह केस में कहा गया कि जो SC एक्ट के लिए
पदोन्नति में आरक्षण सही है, पदोन्नति में आरक्षण तो सही है, परंतु क्या किया गया, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होगा। ऐसे एसटी में पदोन्नति में आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होगा। तो ये कहा गया किसमें, जर्नैल सिंह केस के अंदर 2018 में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण सही है, लेकिन जब पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा तो इसके लिए ऐसे एसटी में भी क्या होगा, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। ये बात कही जर्नैल सिंह केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय लिया गया। उसके बाद आता है 103वां संविधान संशोधन, और ये था 2019 में, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के द्वारा को 10% आरक्षण का फिर से लागू कर दिया गया, और वर्तमान में फिर से 59.5 जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 59.5 हो चुकी है। अब उसके